Hey guys, welcome back to our e-learning platform Origins Ishala. This is going to be our 16th lecture in the chapter of nuclear power plants in a playlist of power plant engineering. So last lecture में in lecture number 14 and 15 हमने boiling water reactor उसके advantages and disadvantages को complete कर दिया था. And the only reason मैंने वो पहले किया था because it is very similar to our traditional Rankine cycle power plants. क्योंकि उसमें डायरेक्ट हम बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में स्टीम जनरेट कर रहे हैं जिससे टरबाइन चल रहा है एंड द साइकिल कंटिन्यूज. बट प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर इज द chronological way in which universities and majority of institutions teach, because pressurized water reactor somehow came earlier than boiling water reactor technology and so the story goes on. But हमें उसके ईयर से मतलब नहीं है, हमें उस टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड, उसके कॉन्सेप्ट को समझने से मतलब है. एंड द ओनली रीजन BWR हमने पहले किया ताकि आप उससे इजीली रिलेट कर सके और कंपैरेटिव व्यू से समझ सके कि इनमें आखिर क्यों ये टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया, राइट? सो विदाउट फर्दर डू लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक. सो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ यू गाइस समझ रहे हो कि ये कैसे काम करता है बिकॉज हम ऑलरेडी BWR देख चुके हैं. बट लेट्स जस्ट चेक आउट दिस थ्रू आउट. सो सिमिलर टू BWR मैंने यही से स्टार्ट किया, डब्बे में डब्बा, उसके अंदर पार्टीशन, फिर कुछ स्टिक्स, दैट दोज आर योर न्यूक्लियर रिएक्टर कोर. तो ये हमारा मेन रिएक्टर है. यहाँ पे हमारा जो कूलेंट जाएगा वो रिएक्टर कोर की एनर्जी को लेगा एंड इट विल सर्कुलेट इन दिस सर्किट. यहाँ पे हमने दोनों सर्किट को सेपरेट रखा है बिकॉज दोनों के वर्किंग प्रेशर डिफरेंट है. ये सर्किट हमारी वर्क करती है अबाउट 130 to 150 kg per centimeter स्क्वायर के प्रेशर पर और ये करती है कुछ 60 से 70, ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस है दोनों में, राइट? अब दोनों के अंदर जो हमारा मीडियम है जो इन सर्किट्स में जा रहा है दैट इज वाटर ओनली, बट हमने उसका प्रेशर सेपरेट रखा है. अब ये क्यों किया? बिकॉज यहां पर हमें वाटर का फेज चेंज नहीं होने देना है. वाटर को हमें वाटर ही रखना है, जस्ट उसे हीट ट्रांसफर के फॉर्म में हमें एनर्जी देनी है. तो हमने क्या किया, वाटर का प्रेशर इंक्रीज कर दिया. वाटर प्रेशर इंक्रीज करते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ऊपर जाता है. तो अगर मैं सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर को गर्म कर रहा हूं देन एट 100 डिग्री इट विल इवापोरेट. बट अगर मैं 150 बार पे चला जाता हूँ ना देन द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू इवापोरेट द वाटर increases up to 700 degree Celsius or something. So उतने टेम्परेचर तक भी मैं इसको वाटर में ही रख पाऊंगा. That's a very fantastic thing because यानी 700 नहीं जाता ऑब्वियसली, इट अराउंड 200 के अराउंड रहता है एक्चुअल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, कि 200-250 तक भी वाटर स्टीम नहीं बनता इस प्रेशर पर. तो अब ये क्या करेगा, वाटर रहेगा और इसकी वजह से जो स्टीम की बबलिंग होती है वो यहाँ पे नहीं होगी. क्योंकि जब वाटर का फेज चेंज होता है तब बहुत पाइपिंग में मेटलर्जी पे वो दिक्कत करता है, कैविटेशन कर देता है, वेपर प्रेशर लगाता है, बहुत फेज चेंज की वजह से बहुत दिक्कतें आती है. तो ये हमारा रिएक्टर सबसे हेवी इक्विपमेंट है, सबसे कॉस्टली इक्विपमेंट है. इसके अंदर जब फेज चेंज होता है ना, इसके फ्यूल बंडल्स की हालत खराब कर देता है. तो इसलिए हमने इसको सेपरेट कर दिया और इसमें वाटर ही रखेंगे. अब फेज चेंज किस में होगा, यहाँ पर होगा. यहाँ पर हमारा नॉर्मल वाटर है जो 60 से 70 kg पर है और इसका जो टेम्परेचर रहेगा उस टेम्परेचर पे ये स्टीम बन जाएगा. और इसलिए हमने ये हीट एक्सचेंजर दिया है. एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, एक शेल में घूमेगा एक ट्यूब में घूमेगा. शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा. या तो दोनों को बायोलॉजिकल शील्डिंग से सेपरेट किया जाएगा, बट मेन थिंग इज ये इसका हीट इसको दे देगा और दिस विल बिकम स्टीम. एज सिंपल एज दैट. सो ये वाटर स्टीम बनेगा, यानी इसके लिए ये बॉयलर का काम करेगा और ये फिर स्टीम टरबाइन में जाएगी और ये हमारी नॉर्मल रैंकिन साइकिल आ गई.
कि स्टीम बनी, स्टीम ने टरबाइन को चलाया, वी हैड सम अल्टरनेटर, वी जनरेटेड इलेक्ट्रिक करंट, वी कंडेंस द स्टीम टू पंप इट बैक एट हाई प्रेशर, दैट्स इट। सेम सर्किट आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि पंप किया है प्रेशर को, ये प्रेशर मेंटेन करता है। बट आफ्टर रिएक्टर अगर हाई टेम्परेचर पे हमें ये प्रेशर मेंटेन करने में दिक्कत हो रही है, बिकॉज दिस इज द मैकेनिकल इक्विपमेंट, इट हैज इट्स लिमिटेशंस, ये हमेशा अपने 100% कैपेसिटी पे ही वर्क करेगा। फिर भी फॉर सम रीजन पाइपिंग में, लीकेज में, कहीं से भी कुछ भी लॉस आ सकता है। इन दैट केस टू रीगेन दिस प्रेशर वी यूज प्रेशराइजर। प्रेशराइजर बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक प्रेशर वेसल ले लीजिए जिसके बॉटम में एक हीटर लगा होगा, ऊपर से वो सिलेंडर का स्ट्रक्चर होगा जहां पे हमने वाटर स्प्रे का अरेंजमेंट दिया होगा। इससे क्या होगा, ये जो इसमें फ्लूइड जा रहा है उसका कुछ पोर्शन यहाँ पे भी कांस्टेंट रहेगा और यहाँ पे फील्ड कंडीशन में रहेगा। अब मुझे जब इसका प्रेशर इंक्रीज करना है तो मैं क्या करूंगा, इस फ्लूइड को यहां से हीटर से हीट करूंगा, सो सम पोर्शन विल बिकम स्टीम। अब स्टीम क्या होगी, ऊपर जमा होती जाएगी एंड इट विल प्रोड्यूस वेपर प्रेशर ऑन द फ्लूइड सरफेस, जो इवेंचुअली यहां पर ट्रांसमिट होता है। सो दिस इज हाउ प्रेशराइजर कुछ 1-2 kg का प्रेशर डिफरेंस का जो वेरिएशन होता है वो एलोकेट करने में हमें हेल्प करता है। क्योंकि पंप ऑलरेडी फुल पे है, फिर भी ड्रॉप आ रहा है 1 kg 2 kg का, मुझे उसे कंपेंसेट करना है। सो ये काम ये कर रहा है कि हीटर से हमने एक्सटर्नल सप्लाई से हीट दिया। ये हीटर कॉइल भी हो सकते हैं या कोई दूसरा मीडियम भी हो सकता है जो इससे ज्यादा गर्म हो, सिर्फ वाटर को स्टीम बना रहा है, इतने सेक्शन में ही स्टीम रहेगी। स्टीम कभी पानी के अंदर से नीचे से तो नहीं जाएगी, ऊपर पानी है तो ऊपर से पास हो सकती है बबलिंग होके, बट यहां से तो नीचे स्टीम नहीं आने वाली, वो सिर्फ इस पे प्रेशर लगाएगी और वो प्रेशर यहाँ पे ट्रांसफर होगा। ये पास्कल्स लॉ का कॉन्सेप्ट है कि प्रेशर ट्रांसफर हो जाता है हाइड्रोलिक पिस्टन, हाइड्रोलिक जैक की तरह। सो यहाँ पे हमारा प्रेशर कंटिन्यू मेंटेन रहेगा और ये पूरी सर्किट वाटर फॉर्म में रहेगी, इसे हम कूलेंट सर्किट बोल देंगे। ये हमारी पूरी सर्किट स्टीम और वाटर में चेंज होती रहेगी। यहां तक हमें वाटर मिलेगा, यहाँ कंडेंसर आउटलेट से यहाँ के इनलेट तक ये वाटर रहेगा, बाकी यहाँ पे स्टीम या स्टीम का मिक्सचर रहेगा वाटर के साथ। आई थिंक दैट्स क्लियर। तो अब मैं कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स लिख देता हूं जो आपके आंसर में होने चाहिए, वो आप यहाँ पे नोट कर पाएंगे। सो देखिए, इसमें मेन पॉइंट यही याद रखना है कि इसमें जो फ्यूल है दैट इज, क्योंकि अब देखिए ये बहुत ही कॉमन चीज जो मैंने शायद आपको पहले भी बताई है कि यहाँ पर हम दोनों सर्किट में नॉर्मल वाटर यूज कर रहे हैं, राइट। नॉर्मल वाटर सस्ता है तो एक चीज महंगी हो जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी फ्यूल। अगर हमारा मीडियम दैट इज गोइंग टू बी नॉर्मल वाटर, देन आवर फ्यूल विल हैव टू बी एनरिच्ड टाइप। हाँ, यहाँ पे स्लाइटली एनरिच से भी काम चल जाता है जो इसकी इस ज्योमेट्री की वजह से है, और यहाँ पे हम हेट्रोजीनियस क्लैड यूरेनियम का जो टाइप है वो यूज करते हैं। अब हेट्रोजीनियस क्लैड ये अगर आपको नहीं पता, देन यू कैन आल्सो रिफर टू आवर अर्लियर लेक्चर्स, इन दैट वी हैव डिस्कस्ड इन डेप्थ अबाउट दिस टर्म्स कि एनरिच क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, क्लैडिंग क्या होता है, वो सब। बट फॉर नाउ दिस इज द मेन थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर, एनरिच फ्यूल है और नॉर्मल वाटर एज अ कूलेंट, मॉडरेटर एंड रिफ्लेक्टर यूज किया जाता है। क्लियर। अब मैं जो आपको टेम्परेचर की बात कर रहा था, यहाँ पर ये जो प्राइमरी सर्किट है इसका टेम्परेचर आपको 320 डिग्री सेल्सियस या उसके ऊपर भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द मेटल्स यूज्ड, कौन सा मेटल एलॉय यूज किया है उसके अकॉर्डिंग। सो ये कुछ मेन पैरामीटर्स है, ये आपको याद नहीं रहेगा, चलेगा जिस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि इतना हाई टेम्परेचर यहाँ पे जाता है। अब ये प्रेशराइजर का एक और काम है, यहाँ पर आपको अगर याद हो तो न्यूक्लियर रिएक्टर का जो टेम्परेचर है या रिएक्शन कंट्रोल है दैट इज डन बाय कंट्रोल रॉड्स, बट उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट कहाँ आता है, स्टीम जनरेशन पे या फिर वाटर के टेम्परेचर पे। तो इस टेम्परेचर को भी हमें कम ज्यादा करना हो या इसकी क्वांटिटी कम ज्यादा करना हो, वो भी प्रेशराइजर से होती है। मैं जैसे ही प्रेशर इंक्रीज कर दूंगा देन आई कैन गो फॉर हायर टेम्परेचर्स, प्रेशर रिड्यूस कर दूंगा देन आई कैन गो फॉर लोअर टेम्परेचर्स डिपेंडिंग ऑन द लोड रिक्वायरमेंट। अब देखिए, इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर आपकी लोड रिक्वायरमेंट बढ़ती है, यानी आपको मोर एनर्जी किलोवाट आवर, मोर यूनिट जनरेट करने हैं, then it generates a electromotive torque which is the rotation of turbine. So turbine को RPM drop होने लगता है, but we have to maintain it 3000 RPM for that 60 Hz frequency. तो इवेंचुअली मुझे जो स्टीम का मास फ्लो रेट है वो बढ़ाना पड़ेगा। अब स्टीम मास फ्लो इंक्रीज करना है तो उसमें जो हीट एंथैल्पी में दे रहा हूँ वो मुझे इंक्रीज करनी पड़ेगी और उसका फ्लो रेट बढ़ाना पड़ेगा, तो हीट ट्रांसफर भी बढ़ाना पड़ेगा। हीट ट्रांसफर बढ़ा यानी इसका जो टेम्परेचर है वो मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा, दिस गोज अप, और इसको मुझे स्टीम कन्वर्ट होने नहीं देना है।
So I will also have to eventually increase the pressure. So control loads यहाँ पे भी हम यूज करते हैं for 50% लोड चेंज, जैसे एवरेज लोड से डायरेक्ट पीक लोड चला गया ऐसे चेंजेस पे, बट स्लाइट वेरिएशन लाइक 5% to 10% लोड चेंज, उस पे कंट्रोल लोड बनाना सेंस नहीं करता. सो हम उसका जो एलोकेट करना है, जो अभी बोला ना प्रेशर क्यों रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो हम प्रेशराइजर से कर देंगे. ये बहुत अच्छा वंडरफुल कॉन्सेप्ट है इसका, जिससे ये इसका एडवांटेज बन जाता है कि इसमें जो लोड चेंजेस है उनको हम इजीली अडैप्ट कर सकते हैं. इसमें कंट्रोल रॉड्स कम है, प्लस ये एक कॉम्पैक्ट डिजाइन है, सेम अमाउंट ऑफ फ्यूल में ज्यादा एनर्जी दे देती है, और ओवरऑल इसका जो साइज है वो भी कम है. बट डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं इसके? और हाँ, फर्स्ट आपको पता है दिस टर्बाइन इज अ मैकेनिकल रोटोडायनेमिक इक्विपमेंट, यानी इस पूरे में सबसे जो मोशन जो कर रहा है सबसे हैवी, जहां पे सबसे ज्यादा फ्रिक्शन आपको देखने मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी टर्बाइन. एंड ऑफ कोर्स जनरेटर भी उसके साथ कपल्ड होता है. तो इन दोनों का मेंटेनेंस जो है सबसे क्रिटिकल और सबसे फ्रीक्वेंट होता है. अब इनका मेंटेनेंस यहाँ पे तो हम कर सकते हैं बिकॉज दिस इज नॉट रेडियोएक्टिव, बट व्हाट अबाउट बीडब्ल्यूआर? याद है आपको बीडब्ल्यूआर में पूरी की पूरी सर्किट रेडियोएक्टिव हो जाती थी. उसका मेंटेनेंस इज अ वेरी हैजर्डस एंड क्या बोल सकते हैं, डिफिकल्ट टास्क. उसको करना दिक्कत होती है क्योंकि उनको रेडिएशन सूट पहनाना पड़ता है, उसके बाद वो सारे टूल्स लेके जाते हैं, उसको मेंटेन करना पड़ता है, उसका सब बैलेंसिंग, पर वो रेडियोएक्टिव हो चुका है, उसको वापस डी रेडियोएक्टिव करना पड़ता है. बहुत लंबा प्रोसीजर होता है. यहाँ पर यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस अनलेस लीकेज ना हुआ हो. बाकी बायोलॉजिकल शील्डिंग ने इसको सेपरेट रखा है, इसको सेपरेट रखा है. दिस सिस्टम इज गोइंग टू बी सेफ, यू कैन इजिली मेंटेन देम व्हेन एवर रिक्वायर्ड. ये भी इसका एडवांटेज है. और बस और क्या एडवांटेज आपको दिख रहा है? कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू यही. बाकी थर्मल के साथ तो आप जितने चाहे उतने पॉइंट लिख सकते हैं कि 5 ग्राम यूरेनियम 1000 किलो कोल का एनर्जी बनाता है, वो सब कॉमन पॉइंट है. बट बीडब्ल्यूआर के कंपैरिजन में हम बात कर रहे हैं, यही मेन पॉइंट है. अब डिसएडवांटेज क्या आएगा? सबसे पहला, अगर वाटर जो सस्ता है, चीप है, इजीली अवेलेबल है, वो इसका एडवांटेज था. ये ऑब्वियसली कॉमन पॉइंट है, दिख रहा है ना सबको. वाटर यूज किया है, वो सस्ता है, हैवी वाटर यूज नहीं किया है, तो फ्यूल इसका एनरिच हो जाएगा जो कॉस्टली है. ये फर्स्ट डिसएडवांटेज हो गया. नेक्स्ट कि ये जो हाई टेम्परेचर सिस्टम है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सिस्टम, इसका इनिशियल कैपिटल कॉस्ट बढ़ जाएगा. क्योंकि कोई चीज मैं 5 kg प्रेशर पे चला रहा हूं, 5 kg प्रेशर पे, उसको मान लीजिए मुझे 5 mm थिकनेस का पाइप यूज करना है, बट अगर इतना प्रेशर आ गया ना तो उसकी थिकनेस भी उतनी मल्टीप्लाई हो जाएगी. 50 टाइम्स मुझे थिकनेस, 50 mm का थिकनेस यूज करना पड़ेगा, और ऑब्वियसली मैं ज्यादा थिकनेस लूंगा, उसका कॉस्ट भी ज्यादा आएगा. यानी इसका इनिशियल कॉस्ट दैट इज गोइंग टू बी हाई. ये इसका डिसएडवांटेज है. तो कॉस्ट के टर्म्स में 2 पॉइंट मिल गए कि यूरेनियम भी है और हाई कॉस्ट भी है. नेक्स्ट क्या आएगा? कैन यू गेस? आई थिंक नॉट. वेल, नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज ये है कि यहां पर जब भी मुझे इसमें फ्यूल को रिचार्ज करना है, यानी फिर से फ्यूल लोड करना है, मुझे इस पूरे प्लांट को शट डाउन करना ही पड़ेगा. और फाइनेंशियल टर्म्स में अगर मैं बोलूं, जब भी प्लांट शट डाउन है दैट इज योर लॉस, बिकॉज उस टाइम पे पावर जनरेट हो सकती थी, बट बिकॉज ऑफ मेंटेनेंस यू कुड नॉट जनरेट दैट पावर एंड दैट मनी यू डिड नॉट गेट. तो जो पैसा नहीं मिला उसको भी लॉस बोल सकते हैं. सो दैट इज द ओवरऑल आइडिया. आपको सिर्फ ये लिखना है कि फ्यूल रिचार्ज करना है देन इट हैज टू बी शट डाउन, अदरवाइज नो ऑप्शन इज देयर. आई थिंक आपको शायद एक आइडिया लगा होगा कि हमने इस पे थिकनेस तो बढ़ा दी, बट फिर भी जब भी कोई भी मेटल हाई टेम्परेचर पे जाता है, उसकी प्रॉपर्टी है कि वो केमिकल रिएक्शन के लिए बहुत एक्टिव हो जाता है. और उसके अलावा जब कोई फ्लूइड भी इतना हाई प्रेशर से जा रहा है ना, वो वेयर एंड टेयर भी ज्यादा करता है. तो इसका जो पाइपिंग का वेयर टेयर होगा, उसका रिएक्टिव होगा केमिकल, उसके लिए भी हमें बहुत मेंटेनेंस करना पड़ेगा, उसका टेक केयर करना पड़ेगा. सो दैट इज द डिसएडवांटेज. वो है, वो इसका इननेट है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते अनलेस दिस ओवरऑल मेटलर्जी बेटर मटेरियल कम्स इन फ्यूचर, तब तक तो ये चेंज नहीं होगा. सो ये थे इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, जो मैंने सेपरेट नहीं लिए बिकॉज इट इज अ वेरी चाइल्डिश थिंग. बीडब्ल्यूआर तो चलो फर्स्ट आपका था न्यूक्लियर रिएक्टर, सो हमने सेपरेट ले लिया. बट अब इसी से आप कुछ 5 पॉइंट इजिली कंपेयर टू अदर रिएक्टर्स आप खुद सोच सकते हैं, राइट? सो इसका कंस्ट्रक्शन हम समझ लिया, वर्किंग समझ लिया, एडवांटेज डिसएडवांटेज और कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट जो आपके आंसर में होने चाहिए, दैट वी हैव अंडरस्टूड. सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन. लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.